अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। पेश खिदमत है किस्सा मोची बादशाह। मुल्क बल्गारा में मातोनिया नामी एक बहुत बड़ा और खूबसूरत शहर था। उस शहर में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम आलीजा और दूसरे का नाम मारूफ था। दोनों 8 या 10 साल की उम्र के रहे होंगे। हमेशा साथ में खेलते कूदते, तफरी के लिए जाते और हंसी मजाक में दिन गुजारते थे। दोनों हमसाए थे, यानी उनके मकानात के दरमियान सिर्फ एक दीवार थी। एक रोज वो दोनों खेलते खेलते मामूल के खिलाफ अपने घर से बहुत दूर निकल गए। वहां एक छोटी सी बस्ती थी जिसके मकानात एक दूसरे से बहुत दूर दूर बने हुए थे। दोनों को बिल्कुल अलग थलग एक खूबसूरत सा मकान नजर आया। आलीजा और मारूफ मकान के पास पहुंचे। चार दीवारी के दरवाजे में कफले लगा हुआ था। मकान की खिड़कियां और दरवाजे भी बंद थे। वो किसी अमीर का घर था। शायद वो लोग किसी दूसरे शहर में सैर तफरी के लिए गए हुए थे। दोनों एक दूसरे के कान में खुसर फुसर करने लगे। उनका इरादा था कि चुपके से मकान में घुसकर कुछ कीमती चीजें या रुपये चुरा लें और मजे से तरह तरह की मिठाइयाँ और खाने खाएं। इस ख्याल का आना था कि दोनों चार दीवारी के करीब के एक दरख्त पर चढ़कर अंदर कूद गए। वो दोनों घूमकर मकान के पिछले हिस्से की तरफ पहुंचे। मकान के पीछे दूर तक घनी झाड़ियां थीं, जिनकी वजह से मकान की आधी दीवार छुप गई थी। खुशकिस्मती से उन्हें उस तरफ एक ऐसी खिड़की नजर आ गई जिसे शायद घर वाले बंद करना भूल गए थे। खिड़की में सलाखें भी नहीं थीं। दोनों दोस्त आसानी से मकान में दाखिल हो गए। मकान में उन्हें बहुत से कीमती सामान नजर आए और एक लकड़े की अलमारी भी। दोनों ने फैसला किया कि पहले अलमारी तोड़कर देखें। अगर नकद रुपए मिल गए तो कोई सामान चुराने और फरोख्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आलीजा खिड़की से बाहर कूदकर एक बड़ा सा पत्थर उठा लाया। दोनों ने पत्थर से मार मार कर अलमारी का कफल तोड़ डाला। चूंकि वहां आबादी बहुत कम थी, इसलिए कोई उधर आता जाता भी नहीं था। अलमारी के एक खाने में नोटों की गड्डियां रखी हुई थीं। उन्होंने एक गड्डी में से बड़ी सफाई से कुछ नोट निकाल लिए, ताकि जिस दुकान पर वो दोनों कुछ खरीदने जाएं तो दुकानदार को शक न हो। नोट भी कम कीमत के थे। दोनों मकान से बाहर निकले और फिर दरख्त की एक शाख पकड़कर दरख्त पर चढ़कर बाहर निकल गए। दोनों ने बाजार पहुंचकर जी भरकर अपनी मनपसंद चीजें खाई और घर वापस आ गए। अब आलीजा और मारूफ का ये मामूल हो गया था कि वो छुपकर रोजाना उस मकान से रुपए चुराते और बेदर्दी से खर्च करते। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाती। एक दिन दोनों रंगे हाथों पकड़े गए। जिन लोगों ने उन्हें पकड़ा था वो उन्हें कम उम्र पाकर दोनों के घर ले गए और उनके वालिदैन से सारा वाकया कह सुनाया। दोनों दोस्त अपने वालिदैन के हाथों खूब पीटे गए। आलीजा के वालिद बहुत इज्जतदार थे, इसीलिए लोग आलीजा को भी बहुत चाहते थे और उसकी भी इज्जत करते थे। सबके सामने पोल खुल जाने, मार खाने और इतनी बेइज्जती होने की वजह से आलीजा जो अपने घर से निकला तो लाख ढूंढने के बावजूद नहीं मिला। घर वाले अफसोस से हाथ मलते रह गए। मारूफ एक गरीब घराने का लड़का था। उसका बाप एक जूते चप्पल बनाने के कारखाने में काम करता था। मारूफ भी अक्सर बाप के साथ कारखाने में जाया करता था और उसे भी जूते चप्पल गांठने का हुनर आता था। उसने पहले तो शहर में कोई काम तलाश किया, लेकिन किसी ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर रखना पसंद नहीं किया। मारूफ अपना शहर छोड़कर कहीं और जाना पसंद नहीं करता था, लेकिन शहर में उसे कोई काम भी नहीं मिल रहा था। दिन गुजरते गए और मारूफ जवान हो गया। इस दौरान में उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। मारूफ का कोई सहारा नहीं था। आखिर एक दिन उसने दिल में सोचा कि क्यों ना वो खुद ही जूते चप्पल बनाने की अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ले। इस ख्याल के आते ही एक जगह उसने दुकान खोल ली। दिन भर मेहनत से जूता गांठना और खूबसूरत चप्पल बनाना उसका काम था। वो दिल लगाकर ही काम करता रहा। कुछ दिनों बाद उसकी शादी जम्मानी नामी एक नौजवान लड़की से हो गई, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था कि जम्मानी कभी अपनी खूबसूरती, अपनी खुशदिली और शराफत की वजह से बहुत मशहूर थी, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुकी थी। वो बहुत बदसूरत हो गई थी और दूर दूर तक वो अपनी बदसूरती की वजह से पहचानी जाती थी। वो बहुत बद अखलाक और बद ज़बान हो गई थी। अब वो बदसूरत जम्मानी के नाम से जानी पहचानी जाती थी। बेचारे मारूफ के दिन और रात बड़ी मुसीबतों में गुजर रहे थे। वो हमेशा फिक्रमंद, गमों से निढाल और खौफजदा रहता था, खास तौर पर जब दिन भर उसकी कोई कमाई नहीं होती और वो बिल्कुल खाली हाथ रहता
تو उसकी परेशानी और बढ़ जाती। एक रोज जब सुबह मारूफ अपनी दुकान पर जाने लगा तो जम्मानी ने फरमाइश की कि वापसी के वक्त हलवाई की दुकान से मजेदार पकी पकाई सेवइयां जरूर लेते आना। मारूफ ने हामी भर ली। जम्मानी ने फिर कहा, सेवइयों में शहद की मक्खियों के छत्ते का असली शहद डलवाना। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस रोज भी मारूफ की दुकान पर कोई गाहक नहीं आया। उस दिन भी मारूफ की जेब में कुछ नहीं था। उसने बड़ी बेदिली से दुकान बंद की। वो बहुत खौफजदा सा था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि जब वो जम्मानी की फरमाइश के मुताबिक सेवइयां लिए बगैर घर जाएगा तो जम्मानी उसके साथ कितना बुरा सलूक करेगी। वो दुकान बंद करके अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में जब वो हलवाई की दुकान के करीब से गुजरने लगा तो उसकी नजरें सेवइयों पर पड़ी, लेकिन उसकी जेब खाली थी। वो हलवाई की दुकान के करीब खड़ा हुआ सेवइयों के लच्छों को ललचाई हुई नजरों से देख रहा था। कितनी अच्छी सेवइयां थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए क्योंकि वो सेवइयां खरीद नहीं सकता था। हलवाई की नजर जब मारूफ पर पड़ी तो उसने मारूफ से रोने की वजह दरियाफ्त की। मारूफ ने सारा वाकया कह सुनाया। हलवाई बहुत रहमदिल था। उसने कच्ची सेवइयां उठाकर कढ़ाई में डाली, उसमें मक्खन और घी डाला और गन्ने के रस से बनाई गई शहद की तरह की कोई चीज भी उसमें डाली। थोड़ी ही देर बाद सेवइयां तैयार हो गईं। इतनी उम्दा सेवइयां, सौंधी सौंधी खुशबू, ये तो किसी बादशाह के सामने पेश करने के लायक थी। मारूफ बहुत खुश हुआ। हलवाई ने कहा, तुमने मुझसे शहद की मक्खियों के छत्ते से हासिल किया गया शहद इस्तेमाल करने के लिए कहा था, लेकिन इत्तेफाक से वो शहद अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने गन्ने के रस का बना हुआ मतवादिल शहद इस्तेमाल किया है जो बहुत मजेदार होता है। इतना कहकर हलवाई ने सेवइयों पर खुश्क मेवे बारीक कतर के डाले और एक खूबसूरत से बॉक्स में रखकर मारूफ के हवाले किया। मारूफ ने हलवाई का शुक्रिया अदा किया। हलवाई ने कहा, जाओ अब रोना धोना बंद करो। जब भी तुम्हारे पास रकम जमा हो जाए तुम सेवइयों की कीमत अदा कर देना। किसी तरह की फिक्र ना करना, मैं कभी तुमसे तकाजा नहीं करूंगा। मारूफ ने दोबारा हलवाई का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। वो दिल में सोच रहा था कि इतनी उम्दा सेवइयां देखकर जम्मानी बहुत खुश होगी। मारूफ ने घर पहुंचकर सेवइयां जम्मानी के हवाले की और साथ ही ये भी बता दिया कि चूंकि हलवाई के पास शहद की मक्खियों के छत्ते वाला शहद नहीं था, इसलिए उसने गन्ने के रस का बना हुआ शहद डाल दिया है। ये सुनना था कि जम्मानी के तन बदन में आग लग गई और वो मारूफ से झगड़ा करने लगी। मारूफ ने उसे लाख समझाया कि गन्ने का मसनूई शहद भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन जम्मानी ने उसकी बात अनसुनी करके सेवइयों का बाग से बाहर फेंक दिया। साथ ही उसने मारूफ के मुंह पर एक ऐसा जबरदस्त घूंसा मारा कि उसका एक दांत टूट गया। मारूफ के मुंह से खून बहता हुआ उसकी दाढ़ी तक आ गया। मारूफ को भी गुस्सा आ गया। उसने जम्मानी के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। अब तो जम्मानी का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। उसने लपक कर मारूफ की दाढ़ी पकड़ ली और उसे जोर जोर से झटका देने लगी। साथ ही साथ वो बुरी तरह चिल्ला भी रही थी। जम्मानी की चीखो पुकार सुनकर पड़ोसी उसके घर इकट्ठा हो गए और सारे हालात दोनों से मालूम किए। दोनों ने अपनी अपनी बातें पड़ोसियों को बताईं। दोनों की बातें सुनने के बाद सारे पड़ोसी इसी बात पर मुत्तफिक हुए कि सारी गलती जम्मानी की है। उन्होंने जम्मानी को न सिर्फ डांटा फटकारा बल्कि उसे समझा बुझाकर उसका गुस्सा भी ठंडा किया। पड़ोसी वापस चले गए और दोनों मियाँ बीवी रात भर आराम से सोते रहे। दूसरे दिन मारूफ ने जो ही अपनी दुकान खोली, उसके थोड़ी देर बाद ही काजी शहर के 2 हरकारे हाजिर हुए और मारूफ को पकड़कर काजी शहर की अदालत में पेश किया। मारूफ को यह देखकर हैरत हुई कि जम्मानी काजी शहर के करीब खड़ी हुई है। उसकी एक कोहनी पर पट्टी बंधी हुई है और मुंह से खून बह रहा है। काजी ने मारूफ को डांटते हुए कहा, तुम्हें अपनी बीवी को इस बुरी तरह मारते हुए शर्म नहीं आई? तुमने इसकी कोहनी की हड्डी भी तोड़ दी और दांत भी तोड़ दिए। क्या तुम इसकी मामूली सी फरमाइश पूरी नहीं कर सकते थे? मारूफ ने कहा, काजी साहब खुदा गवाह है, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। फिर मारूफ ने काजी शहर को सारा वाकया शुरू से आखिर तक कह सुनाया। काजी शहर बहुत ज़हीन और इंसाफ पसंद था। सच बात उसे समझ आ गई। उसने मारूफ की बात पर यकीन कर लिया। फिर उसने मारूफ को कुछ रकम दी और कहा कि वो अपनी बीवी के लिए सेवइयां खरीद लाए और अदालत की कारगुजारी की रकम भी अदा करे। मारूफ दोबारा अपनी दुकान पर पहुंचा। अभी उसने दुकान खोली ही थी कि एक शख्स ने आकर उसे बुरी खबर सुनाते हुए कहा, मारूफ कहीं भाग जाओ, वजीर आजम ने तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए 2 सिपाहियों को भेजा है।
तुम्हारी बीवी ने काजी शहर के फैसले से मायूस होकर वजीर आजम से तुम्हारी शिकायत कर दी है। मारूफ ने जल्दी से अपनी दुकान बंद की। कुछ डबल रोटियां और मक्खन खरीदकर वो शहर से दूर निकल गया। अभी वो फसीले शहर से कुछ ही दूर गया था कि तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी बारिश में उसका सफर जारी रखना मुमकिन नहीं था। वो करीब के खंडरों में छुपने के लिए कोई जगह तलाश करने लगा। थोड़ी ही देर के बाद उसे एक टूटी हुई दीवार के पीछे एक तारीक और बड़ी गार जैसी जगह नजर आई, जहां वो छुपकर लेट सकता था। वो बारिश की वजह से बिल्कुल भीग चुका था, ठंड से कांप रहा था। बारिश और तेज होती जा रही थी और अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। मारूफ का दिल धड़कने लगा। वो बहुत खौफजदा था। आखिर वो जाए तो जाए कहाँ? मारूफ की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। अब वो दहाड़े मार मार कर रो रहा था और दोनों हाथ उठाकर खुदा को अपनी मदद के लिए पुकार रहा था। अचानक उसके सामने की जमीन फट गई और उसमें से एक बहुत बुलंद कामत और बिल्कुल सियाह रंग का एक साया नमूदार हुआ। उसे देखकर मारूफ डर गया। साये ने गरजदार आवाज में मारूफ से पूछा, तुमने मेरी नींद में खलल क्यों डाला? मैं यहाँ 2 साल से सोया हुआ था। आज तक मुझे किसी ने नहीं जगाया, लेकिन तुम्हारे आंसुओं ने मुझे जगाकर तुम तक पहुंचा दिया। तुम मुझे बहुत परेशान हाल नजर आ रहे हो। मुझे तुम पर बहुत रहम आ रहा है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि तुम क्यों इतने परेशान और बदहाल हो। पहले तो उस देव जैसी मखलूक को देखकर मारूफ बहुत खौफजदा हुआ और ये समझ बैठा कि बस अब उसकी मौत आ गई है। लेकिन जब उसने उस बुलंद कामत भयानक शय को इतना रहमदिल पाया तो उसने कहा, ए नेक दिल अजनबी, मैं तुझे अपना वाक़या सुनाता हूँ। फिर मारूफ ने शुरू से आखिर तक उसे सब कुछ सुना दिया और कहा कि वो अजनबी उसे इतनी दूर पहुंचा दे कि जम्मानी उसे ढूंढ न सके। दरअसल वो एक काला जिन था। उसने मारूफ से कहा, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। मारूफ जो ही उसकी पुश्त पर सवार हुआ, जिन तेजी से रात के अंधेरे में उड़ने लगा। दूर, बहुत दूर दोनों उड़ते चले जा रहे थे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। अब जिनकी रफ्तार कम हो गई थी। जल्द ही वो एक बुलंद पहाड़ की चोटी पर उतर गए। वहां से उन्हें दूर एक बहुत बड़ा शहर नजर आ रहा था, जिसके चारों तरफ बुलंद दीवारें बनी हुई थीं। जिन ने मारूफ से कहा, यहाँ तुम्हें जम्मानी हरगिज नहीं पा सकती। तुम यहाँ बिल्कुल महफूज रहोगे। जाओ और शहर में कयाम करो। इतना कहकर जिन गायब हो गया। मारूफ पहाड़ से उतरा और शहर की तरफ चल पड़ा। एक लंबा सफर तय करने के बाद वो शहर की दीवार तक पहुंच गया। फसीले शहर का दरवाजा खुला हुआ था। उसके पास डबल रोटी और मक्खन था। उसने दरवाजे के करीब बैठकर नाश्ता किया और शहर में दाखिल हुआ। सूरज बुलंदी पर पहुंच चुका था। वो एक बाजार था। बाजार की दुकानें खुल चुकी थीं। मारूफ बाजार के नए नए मनाजिर देखता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। वहां के लोग अलग ढंग के कपड़े पहने हुए थे। मारूफ अपने लिबास की वजह से सबसे जुदा नजर आता था। लोग उसकी तरफ मुतवज्जह हो गए। आखिर एक शख्स ने उसे रोककर कहा, मुझे तो तुम इस शहर में अजनबी नजर आते हो। किस शहर से आए हो? किस मुल्क के रहने वाले हो? मारूफ ने कहा, मैं मुल्क बल्गारा के शहर मातोनिया का रहने वाला हूँ। उस शख्स ने पूछा, कितना लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुंचे हो? मारूफ ने जवाब दिया, कल रात से सफर शुरू किया और आज सुबह सवेरे यहाँ पहुंच गया। ये सुनकर वो शख्स हंसने लगा। उसने बाजार के लोगों को आवाज देकर अपने पास बुलाया और कहने लगा, जरा सुनो तो इस लड़के की अहकमाना बात। इसका कहना है कि ये कल रात मातोनिया से रवाना हुआ और आज सुबह यहाँ पहुंच गया, जबकि हम सब जानते हैं कि अगर हम आज सफर शुरू करें तो 1 साल के बाद मातोनिया पहुंचेंगे। वहाँ जितने लोग जमा थे सब ने ही कहा कि ये लड़का तो पागल मालूम होता है। मारूफ के पास एक डबल रोटी बची थी। उसने डबल रोटी लोगों को दिखाते हुए कहा, देखो ये डबल रोटी मैंने कल रात ही मातोनिया में खरीदी थी। देखो ये अब भी नरम है। अगर यहाँ मैं 1 साल के सफर के बाद पहुंचा होता तो ये डबल रोटी तो खराब हो गई होती। ये सुनकर तमाम लोगों ने अपनी अपनी राह ली। किसी को इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो सच और झूठ मालूम करने के लिए वहां ठहरता। लेकिन 2 आदमी वहीं खड़े रहे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, चलो हम इस लड़के को लेकर अली ताजिर के पास चलते हैं। वो मातोनिया का रहने वाला है। और फिर वो दोनों मारूफ को साथ लेकर अली ताजिर के घर पहुंचे। अली ताजिर का घर करीब ही था। उन्होंने अली ताजिर से सारा वाकया कह सुनाया। अली ताजिर ने मारूफ के हाथ से डबल रोटी को लेकर देखा और कहा कि ये तो वाकई मातोनिया की डबल रोटी है।
और लड़का भी मुझे मातोनिया का रहने वाला ही नजर आता है। ये सुनकर वो दोनों आदमी मारूफ को वहीं छोड़कर वापस चले गए। जब वो दोनों चले गए तो अली ताजिर मारूफ को अपने घर में ले गया। उसने मारूफ को बहुत खूबसूरत और कीमती लिबास पहनाया और तरह तरह के लजीज खाने खिलाए। फिर उसने मारूफ से मातोनिया के मुतालिक पूछा। बातों ही बातों में उसने मारूफ से पूछा कि क्या उसने कभी शेख अहमद का नाम सुना है। मारूफ ने कहा, क्यों नहीं, वो तो मातोनिया में मेरे पड़ोसी हैं और उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अली ताजिर खुशी से उछल पड़ा। उसने कहा, अरे वो तो मेरे वालिद हैं। और फिर मारूफ समझ गया कि अली ताजिर कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त आलीजा है, जो उस शहर में अली ताजिर के नाम से मशहूर है और जो अपने वालिद से मार खाने के बाद कहीं दूर भाग गया था। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को पहचान लिया और देर तक एक दूसरे से गले मिलते रहे। अली ताजिर ने उसे अपने घर पर ही रख लिया और उसकी मदद करने का भी वादा किया। फिर उसने मारूफ को बताया कि वो अब जिस शहर में है उस शहर का नाम खुरासान है। ये शहर मातोनिया से बहुत दूर है और यहाँ कोई नहीं जान सकेगा कि तुम कौन हो, अमीर हो या गरीब हो, क्या काम करते हो और पहले क्या थे। दुनिया में लोग सिर्फ अमीरों और रईसों की ही इज्जत करते हैं और झूठ बोलना तो एक फन समझा जाता है। मैंने इसीलिए तुम्हें अमीरों का लिबास पहना दिया है। अब मैं तुम्हें 1000 दीनार दूंगा और हम दोनों बाजार में जाएंगे और बाजार में मैं इस बात का तमाम लोगों और ताजिरों से इजहार करूंगा कि तुम दुनिया के अमीर तरीन ताजिर हो। जब मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हारा तिजारत का सामान कहाँ है तो तुम जवाब देना कि तुम्हारे साथ ही तुम्हारा सामान खच्चरों पर लाद कर ला रहे हैं। वो लोग एक काफले के साथ हैं और काफला कुछ ताखीर से यहाँ पहुंचेगा। एक बात और याद रखना, जब कोई फकीर तुम्हारे पास आएगा और तुमसे सवाल करेगा तो तुम उसकी मुट्ठी दीनारों से भर देना। इस तरह यहाँ के ताजिर तुम पर भरोसा करने लगेंगे और तुम्हें पसंद भी करने लगेंगे। उन्हें इस बात का भी यकीन हो जाएगा कि तुम बहुत सखी हो। इस तरह तुम्हें उनके साथ तिजारत करने में आसानी हो जाएगी और तुम बहुत जल्द अमीर बन जाओगे। हर काम बिल्कुल उसी तरह हुआ जैसा अली चाहता था। मारूफ ने एक खच्चर पर तरह तरह के कीमती सामान लाद लिए। उसके साथ एक गुलाम भी था जो उसके आगे आगे खच्चर की लगाम थामे चल रहा था। उनका रुख बाजार की तरफ था। जैसे ही वो दोनों बाजार में पहुंचे, अली भी उनसे आ मिला। अब वो बाजार के बड़े बड़े ताजिरों के दरमियान पहुंचकर रुक गए। अली बार बार खच्चर पर लदे हुए मुख्तलिफ सामानों की तरफ इशारे करके कह रहा था, कहिए हजरात, आपने इतनी खूबसूरत और कीमती चीजें इससे पहले कभी देखी हैं? फिर उसने एक जर्क बर्क कपड़े के थान की तरफ इशारा करके मारूफ से पूछा, मोहतरम कहिए, इस किस्म का कपड़ा आपके पास और है? मारूफ ने कहा, हाँ अली जनाब, बहुत कपड़े हैं। अली ने फौरन बाजार के तमाम ताजिरों को जमा किया और कहने लगा, कितने बड़े ताजिर हैं मारूफ साहब, हमें इनकी इज्जत और कदरदानी करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम सब इनकी मुलाजमत इख्तियार कर लें। ये उनकी इज्जत अफजाई और कदरदानी का सबसे बेहतरीन तरीका है। कितने शरीफ इंसान हैं मारूफ साहब। इस दौरान में मारूफ फकीरों को मुट्ठी भर भर कर दीनार तकसीम करता रहा। जल्द ही उसका बटुआ खाली हो गया। उसने अपने करीब खड़े हुए एक ताजिर से कहा, यहाँ कितने गरीब लोग हैं, अगर मुझे मालूम होता तो मैं कई ऊंटों पर दीनारों से भरे हुए थैले लाद कर इन गरीबों में तकसीम करने के लिए लाता, क्योंकि मैं गरीबों की बदहाली नहीं देख सकता। अब ताजिर ने फौरन उसे 1000 दीनार उधार दे दिए। मारूफ ने वो 1000 दीनार भी गरीबों में तकसीम कर दिए। इस तरह उसने मुख्तलिफ ताजिरों से 50,000 दीनार और उधार लेकर गरीबों को दे दिए। ये सारा तमाशा उसका दोस्त अली खामोशी से देख रहा था। मारूफ पानी की तरह दीनार बहा रहा था। अली ने इशारों में उसे इस काम से मना भी किया, लेकिन मारूफ ने कहा कि काफले के साथ मेरा जो माल आ रहा है उसके मुकाबले में ये 50,000 दीनार तो बिल्कुल मामूली रकम है। अली परेशान था कि अब वो क्या करे। वो ताजिरों के सामने मारूफ की इतनी तारीफ करके बहुत पछता रहा था। उसे हकीकत मालूम नहीं थी। उसे फिक्र थी कि कहीं लोग उसे झूठा और मक्कार ना कहने लगे। जब कई दिन गुजर गए और काफला नहीं पहुंचा तो ताजिर मारूफ से अपनी रकम वापस मांगने लगे। मारूफ हीले बहाने करता रहा। आखिर ताजिरों ने उसकी शिकायत अली से की। अली ने कहा कि वो तो 1000 दीनार मुझसे भी कर्ज ले चुका है। हम लोग उसकी शिकायत बादशाह से करेंगे। वो मेरे 1000 दीनार भी वापस नहीं कर रहा। ताजिरों ने बादशाह से मारूफ की शिकायत की। बादशाह बहुत लालची था। उसने दिल में सोचा
कि अगर मारूफ इतना दौलतमंद ताजिर नहीं होता तो वो 50,000 दीनार कर्ज लेकर गरीबों में तकसीम क्यों करता। मैं उससे दोस्ती करके उसका एतमाद हासिल करूंगा और ये काम मैं उसका कारवा यहाँ पहुँचने से पहले ही करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका सारा माल और दौलत हथिया लूं। मैं जानता हूं कि यह काम कैसे होगा। मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दूंगा। बादशाह के दिल में यह ख्याल आते ही उसने अपने वजीर से अपने दिल की बात कह दी और उससे मशवरा किया, लेकिन वजीर के दिल में तो कुछ और ही बात थी। वो खुद शहजादी से शादी करना चाहता था। उसने बादशाह से कहा, यह शख्स तो मुझे झूठा और बहुत मक्कार मालूम होता है। अगर आप उसे आजमाना चाहते हैं तो मेरे जहन में एक तरकीब है। उस ताजिर मारूफ की असलियत मालूम हो जाएगी। बादशाह ने वजीर से कहा, तुम ठीक कहते हो, मैं अभी मारूफ को बुलाता हूँ। फिर बादशाह ने मारूफ को बुलाने के लिए अपने खास मुलाजिम को भेजा ताकि उसकी हकीकत जान सके। थोड़ी ही देर में मारूफ महल में हाजिर हो गया। बादशाह ने उससे कहा कि यहाँ के ताजिरों ने मुझसे तुम्हारी शिकायत की है कि तुमने उनसे 50,000 दीनार कर्ज लिए हैं और अब उन्हें वापस नहीं कर रहे हो। मारूफ ने फौरन जवाब दिया, हुजूर, मेरा काफिला आ जाने दीजिए। मैंने ताजिरों से जितनी रकम कर्ज ली है उसके 2 गुना उन्हें दे दूंगा। फिर बादशाह ने मारूफ को एक बहुत कीमती हीरा दिखाया जिसकी कीमत 1,000 दीनार से भी ज्यादा थी और उस हीरे को बादशाह अपने खजाने में बहुत हिफाजत से रखता था। मारूफ ने वो हीरा अपने हाथ में लिया, उसे अच्छी तरह जांचा परखा। फिर अचानक उसने हीरे को जमीन पर जोर से पटक दिया। हीरा टुकड़े टुकड़े हो गया। यह देखकर बादशाह गुस्से में आकर खड़ा हो गया और चीखने लगा, ये क्या किया तुमने? मेरा इतना कीमती हीरा टुकड़े टुकड़े कर दिया। मारूफ ने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने बदजौक बादशाह हैं जो इतने मामूली से हीरे को अपने खजाने में रखते हैं। ये कोई हीरा है, मुश्किल से इसकी कीमत 1,000 दीनार होगी। एक बादशाह के पास तो ऐसे हीरे और मोती होने चाहिए जिनकी कीमत कम से कम 7-8 हजार दीनार हो। हर हीरे और हर मोती की कीमत समझे। ऐसी होती है बादशाह की शान। मारूफ की बातें सुनकर बादशाह बहुत हैरान हुआ। अब वो और ज्यादा ललचाई हुई नजरों से मारूफ को देखते हुए दिल में सोचने लगा, मैंने तो इतना मालदार ताजिर आज तक नहीं देखा। यकीनन इसका महल बहुत बड़ा होगा और सारे दरो दीवार इंतहाई कीमती हीरे और मोतियों से सजे हुए होंगे। बादशाह फूले नहीं समा रहा था। उसने वजीर को हुक्म दिया कि फौरन शहजादी और मारूफ की शादी की तैयारियां शुरू की जाएं। उसने शाही काजी को भी आगाह कर दिया। शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गईं। शहर में चिरागा किया गया, खूबसूरत शामियाने लगाए गए, शादियाने बजने लगे, कीमती कालीन बिछाए गए। शादी के दिन तरह तरह के खाने दस्तरखान पर चुने गए। तरह तरह के खेलों और शौबदाबाजियों से 40 दिनों तक शादी का जश्न मनाया गया। मारूफ बहुत खुश था। शहजादी यानी उसकी बीवी चांद से भी ज्यादा खूबसूरत थी। मारूफ ने बादशाह से कहा कि शहजादी की किस्मत चमक उठी है, इसलिए आपको चाहिए कि खजाने का मुंह खोल दें ताकि मैं फिर गरीबों और जरूरतमंदों में दीनार और सोने चांदी तकसीम कर सकूं और जितने लोगों ने शादी में शिरकत की है उन्हें भी कीमती तोहफे पेश कर सकूं। बादशाह ने मारूफ की बात पर अमल किया। खजाने का मुंह खुल गया और मारूफ दोनों हाथों से बादशाह की दौलत लुटाने लगा। वजीर इस तरह बादशाह की दौलत बर्बाद होते हुए देखता रहा। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन बहुत खुश थे, लेकिन बादशाह बहुत परेशान था क्योंकि मारूफ का काफिला अभी तक नहीं आया था। वजीर भी बार बार जलती पर तेल छिड़क रहा था। आखिर एक दिन वो वजीर के साथ अपनी बेटी यानी मारूफ की बीवी के पास पहुंचा। उस वक्त शहजादी तन्हा थी। मारूफ शिकार खेलने गया हुआ था। बादशाह ने अपनी बेटी से कहा कि वो अपने शौहर की हकीकत मालूम करे कि दरअसल वो है कौन। शहजादी बहुत ज़हीन थी। जब मारूफ शिकार खेलकर आया और दोनों मियाँ बीवी खाने के लिए बैठे तो शहजादी ने मारूफ से खूब मीठी मीठी बातें की और उसके सारे हालात भी पूछे। मारूफ ने अपने तमाम हालात शुरू से आखिर तक सच सच बता दिए। उसे इस बात का बिल्कुल पता नहीं चल सका कि आखिर शहजादी उससे ये बातें क्यों पूछ रही है। शहजादी यानी मारूफ की बीवी बहुत रहमदिल और समझदार थी। उसने तय कर लिया कि वो मारूफ की असलियत अपने बाप को हरगिज नहीं बताएगी। शहजादी ने मारूफ से भी सारी हकीकत बयान कर दी। मारूफ ये सुनकर घबरा गया। शहजादी ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अपने बाप से तुम्हारी असलियत नहीं बताऊंगी। वो तुम्हें सख्त सजा देगा और सारे शहर में लोगों को तुम्हारी हकीकत बताएगा और तुम्हें बदनाम कर देगा।
हो सकता है वो तुमसे मुझे तलाक लेने के लिए भी कहे और मेरी शादी किसी और से कर दे। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुमसे जुदा होना हरगिज पसंद नहीं करूंगी। मैंने एक बहुत अच्छी तदबीर सोची है। मैं तुम्हें अपने पास से 50,000 दीनार और एक तेज रफ्तार घोड़ा देती हूँ। तुम यहाँ से किसी और मुल्क की तरफ इस तरह निकल जाओ कि किसी को कानो कान खबर ना हो। वहां जाकर तुम तिजारत करो, खूब दौलत कमाओ और बहुत सारे कीमती मालो असबाब के साथ शान शौकत और इज्जत व अजमत के साथ दोबारा यहाँ लौट आओ। मारूफ को अपनी बीवी की बात बहुत पसंद आई। उसकी बीवी ने उसे 50,000 दीनार और एक तेज रफ्तार घोड़ा दे दिया। जैसे ही रात की तारीकी बढ़ी और लोग अपने अपने घरों में सो गए, मारूफ घोड़े पर सवार होकर वहां से इस तरह रवाना हो गया कि कोई उसकी एक झलक भी ना देख सका। जब सुबह हुई तो शहजादी यानी मारूफ की बीवी अपने बाप के पास पहुंची। वो बहुत गुस्से में कहने लगी, खुदा तुम्हारे वजीर को ऐसी सजा दे कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। उसने मारूफ को बदनाम करने और उसकी बेइज्जती करने के लिए तुम्हारे कान भरे हैं और मारूफ से तुम्हें बदगुमान किया है। रात को घोड़ों पर सवार 10 गुलाम मारूफ का पता मालूम करके आए। एक ने खिड़की में से मारूफ को आवाज दी। मैं खिड़की के पास पहुंची। उसने मुझे एक खत दिया। जब मैंने खत पढ़ा तो उसमें बहुत बुरी खबर थी। 200 घुड़सवारों ने मारूफ के काफिले पर हमला किया था। उन्होंने न सिर्फ मालो असबाब को लूटा बल्कि मारूफ के 500 मुलाजमीन में से 50 को कत्ल भी कर दिया, क्योंकि मारूफ ने मीर कारवां को पहले ही बता दिया था कि वो तिजारत की गरज से कहाँ जा रहा है। इसलिए मीर कारवां ने यह खत गुलामों के जरिए यहाँ रवाना कर दिया। मुझे तो ये हरकत वजीर ही की मालूम होती है, क्योंकि वो मारूफ को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इतनी बुरी खबर सुनकर मारूफ बहुत नाराज हुआ। वो फौरन अपने घुड़सवारों के साथ रवाना हो गया। उसके काफिले का जो माल लुट गया है उसकी मारूफ को कोई फिक्र नहीं। उसके पास तो इतनी दौलत और इतना माल है कि काफिले में लूटा गया माल तो आटे में नमक के बराबर है। वो तो गुस्से में आकर इसलिए गया है कि उसके 50 आदमी मारे गए हैं। मारूफ एक दर्दमंद दिल रखने वाला इंसान है। बादशाह ने भी यही समझ लिया कि ये सारा काम वजीर का है। उसने वजीर को बहुत डांटा और फटकारा। वजीर हैरान था कि आखिर बादशाह सलामत उससे इतने नाराज क्यों हैं। उसने तो कोई भी गलत काम नहीं किया है। मारूफ अपनी बीवी से रुखसत होने के बाद घोड़े पर सवार सहरा में इधर उधर भटक रहा था। उसे अपनी मंजिल का भी कोई पता नहीं था। बस उसका घोड़ा जिधर चाहता उधर चला जा रहा था। एक रोज दोपहर के कब्ल ही वो घोड़े पर सवार एक गांव में पहुंचा। उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में हल चला रहा है। मारूफ खेत के करीब जाकर खड़ा हो गया। उसका बहुत बुरा हाल था। घोड़ा भी बिल्कुल थक चुका था। किसान की नजर मारूफ पर पड़ी। वो उसकी सूरत देखकर समझ गया कि वो बहुत लंबे सफर से आ रहा है और बहुत भूखा और प्यासा है। किसान ने अपना काम छोड़कर उसे खाना और पानी दिया, जो वो अपने साथ ही अपने घर से लाया था। उसने घोड़े के आगे भी घास डाली और पानी रख दिया। किसान का खेत गांव के किनारे था और उसका घर थोड़ी दूर पर वाक़ गांव में था। मारूफ ने किसान का शुक्रिया अदा किया और खाना खाकर एक दरख्त की छांव में सो गया। जब वो सोकर उठा तो उसने देखा कि किसान खेत में नहीं है। मारूफ ने दिल में सोचा कि किसान ने उस पर कितनी मेहरबानी की है। क्यों न जब तक किसान वापस नहीं आ जाता मैं उसके खेत में हल चलाऊं। ये सोचकर मारूफ खेत में हल चलाने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि हल जमीन में किसी सख्त चीज में फंस गया है। बैलों ने बहुत जोर लगाया लेकिन हल टस से मस नहीं हुआ। मारूफ ने बैलों को खोल दिया और उस जगह की जमीन खोदने लगा जहां हल फंसा हुआ था। जल्द ही उसे नजर आया कि हल एक सख्त हल्के में फंसा हुआ है और वो हल्का एक मजबूत और बड़े चौकोन तख्ते से जुड़ा हुआ है। मारूफ ने जब हल्के की मिट्टी साफ की तो उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। वो सोने का हल्का था और जिसे वो लोहे का तख्ता समझ रहा था वो भी सोने का था। मारूफ ने पूरी ताकत लगाकर हल्के को खींचा तो सोने का तख्ता ऊपर उठ गया। अब तो मारूफ की हैरत की इंतहा ना रही। तख्ता हटते ही उसे वहां एक खला नजर आया और जीने भी नजर आए जो शायद किसी तहखाने में जाते थे। मारूफ ने घास फूस की चंद मशालें बनाई और एक मशाल जलाने के लिए वो कुछ तलाश करने लगा। करीब ही एक दरख्त से किसान के कपड़े लटके हुए थे। शायद किसान करीब ही किसी काम से अपने घर गया था। मारूफ ने उसके कुर्ते की जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में 2 पत्थर के टुकड़े आ गए। उन पत्थरों को उसने बाहर निकाल कर देखा तो वो चकमाक पत्थर थे। मारूफ ने एक सूखी घास फूस की मशाल के करीब ले जाकर पत्थरों को रगड़ा तो चिंगारियां निकलने लगी। जल्द ही एक मशाल जलने लगी। मारूफ ने दूसरी मशालों को भी उठाया और एक जलती हुई मशाल लेकर तहखाने में उतर पड़ा।
معروف جب تہ خانے میں پہنچا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ تہ خانہ زمین سے لے کر چھت تک خزانے سے بھرا ہوا تھا۔ قیمتی ہیرے، لال جواہرات، زمرد، سونے چاندی کے زیورات، برتن، سکے، اس کے علاوہ سونے چاندی کے ڈھیر، طرح طرح کے بیش بہا موتی۔ ہیرے، جواہرات اور موتی تو اتنے بڑے بڑے تھے جیسے مرغا بی کے انڈے۔ ایسا خزانہ تو اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک ہیرے کی بنی ہوئی میز پر پڑی۔ اس میز پر سونے کی ایک صندوقچی رکھی ہوئی تھی۔ معروف فوراً آگے بڑھا۔ اس نے صندوقچی کو کھولا تو اس میں ایک جگمگاتی ہوئی انگوٹھی رکھی ہوئی تھی۔ اس کی روشنی سے پورا تہ خانہ روشن ہو گیا۔ معروف نے مشال بجھا دی اور انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہن لی۔ اس پر کچھ لکھا ہوا تھا جو صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ معروف نے اسے صاف کرنے کے لیے رگڑا تو ایک گرجدار آواز تہ خانے میں گونجی، میں حاضر ہوں آقا۔ یہ آواز معروف کی پشت سے آئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے ایک جن کھڑا ہوا تھا۔ معروف نے پوچھا، تم کون ہو؟ جن نے کہا، میں اس انگوٹھی کا غلام ہوں۔ میں ہزاروں جنوں کا بادشاہ ہوں اور ان ہزاروں جنوں میں سے ہر جن 1000 جنوں کا بادشاہ ہے۔ ان میں سے کسی جن کی ہمت نہیں کہ وہ میرے حکم کی مخالفت کریں۔ معروف نے پھر سوال کیا، یہ خزانہ کس کا ہے؟ جن نے کہا، کبھی کسی انسان کا تھا جو بہت مغرور اور سرکش تھا۔ وہ ہم سب کو بہت تکلیف دیتا تھا، اس لیے ہم سب نے مل کر اسے برباد کر دیا۔ اب یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ معروف نے کہا، اس خزانے کو اوپر زمین پر لے چلو۔ جن نے ایک اشارہ کیا اور تھوڑی ہی دیر میں تہ خانے میں بہت سے خوبصورت نوجوان حاضر ہو گئے۔ معروف نے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ جن نے جواب دیا، یہ میرے لڑکے ہیں جو ہر وقت تمہاری خدمت میں حاضر رہیں گے اور تمہارا ہر حکم مانیں گے۔ جب کوئی کام ان سے نہیں ہوگا تو پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ نوجوان لڑکے تھوڑی ہی دیر میں سارا خزانہ تھیلوں میں بھر کر اوپر لے آئے۔ جن نے کہا، اب کیا حکم ہے آقا؟ معروف نے کہا، اب مجھے کھچروں اور اونٹوں کی ضرورت ہے جو اس خزانے کو شہر خراسان پہنچا دیں۔ جن نے فوراً اپنے بیٹوں پر ہاتھ پھیرا اور وہ سب فوراً کھچر اور اونٹ بن گئے۔ کچھ مزدور اور غلام بن گئے۔ پھر جن نے جادو سے بہت سے سجے سجائے گھوڑے اور بالکل شاہانہ قسم کے بہت سے شامیانے اور خیمے بھی حاضر کر دیے۔ قافلہ شہر خراسان جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اتنے میں کسان اپنے گھر سے معروف کے لیے کچھ اور کھانا لے آیا، لیکن جب اس نے ایسا حیرت انگیز منظر دیکھا تو وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ سمجھا کہ شاید معروف ان کا خلیفہ ہی ہے اور بھیس بدل کر رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے نکل پڑا ہے۔ اس کی زبان بالکل بند ہو گئی تھی۔ معروف کی نظر کسان پر پڑی۔ معروف شاہانہ لباس پہنے ہوئے تھا۔ وہ فوراً مسکراتا ہوا کسان کے پاس پہنچا اور کسان جو کچھ پیالے میں لایا تھا اسے کھا لیا۔ پھر اس نے اپنے ایک ملازم کو حکم دیا کہ اس پیالے کو سونے کے سکوں سے بھر کر کسان کو دے دو اور عمدہ اور لذیذ کھانے اس کے گھر پہنچا دو۔ غلاموں اور ملازموں نے فوراً اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد معروف نے بادشاہ کو خط لکھنا شروع کیا۔ بادشاہ کا نام سالم تھا اور وہ ملک عمان کا بادشاہ تھا اور اسی کی بیٹی جس کا نام روشن جہاں تھا اس کی بیوی تھی۔ معروف نے لکھا، محترم بادشاہ سلامت، آپ کی خدمت میں آداب عرض کرتا ہوں۔ میں اپنے قافلے اور تمام ساز و سامان کے ساتھ خراسان آ رہا ہوں۔ آپ خراسان کی سرحد پر بذات خود میرے استقبال کے لیے تشریف لائیے، فقط معروف۔ خراسان سے روانہ ہونے کے بعد چونکہ معروف راستہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے صرف ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، اسی لیے پہلے تو وہ سمجھا کہ وہ خراسان سے بہت دور نکل آیا ہے، لیکن کسان نے اسے بتایا تھا کہ خراسان یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ قافلہ آن بان کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس کا سامان 700 خچروں اور اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ قافلے میں سب سے آگے گھوڑے اور اونٹ تھے اور سینکڑوں باوردی غلام ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ دیگر ملازمین خچروں پر بار کیے گئے قیمتی ہیرے جواہرات اور سامانوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ قافلہ شہر خراسان کی سرحد پر پہنچا تو وہاں بادشاہ سالم اپنے تمام امرا اور وزراء، درباریوں اور شہر کے عوام اور معززین کے ہمراہ اپنے داماد معروف کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھا۔ وہ معروف کا اتنا بڑا اور عالی شان قافلہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ معروف کے پاس اتنی دولت ہوگی۔ اس نے فوراً اپنا گھوڑا دوڑایا اور معروف کے پاس جا پہنچا۔ اب وہ معروف کے ساتھ ساتھ اپنے تمام درباریوں اور وزیروں کے ساتھ شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ فخر سے سینہ تانے ہوئے گھوڑے پر سوار تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جتنی دولت معروف کے پاس ہے اتنی تو کسی خلیفہ یا بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوگی۔
शहर में पहुंचकर मारूफ ने जिन ताजरों से कर्ज लिया था उन्हें वादे के मुताबिक 2 गुना कर्ज अदा किया। उसने अपनी प्यारी बीवी के लिए हीरे जवाहरात जड़ी हुई छोटी छोटी संदूकचियों में निहायत कीमती और खूबसूरत जेवरात और बहुत से संदूकों में शाहना लिबास पेश किए। तमाम लोग बेहद खुश थे सिवाय वजीर आजम के, जिसका नाम जाबिर था। एक दिन बादशाह को तन्हा देखकर वजीर उससे कहने लगा, बादशाह सलामत, मैंने तो आज तक ऐसा कोई बड़े से बड़ा ताजिर नहीं देखा जिसके पास इतनी दौलत और मालूम मता हो जितना किसी बादशाह के पास भी ना हो। और मैंने तो ये भी नहीं सुना कि कोई हकीकी ताजिर गरीबों और जरूरतमंदों में इस तरह अपनी दौलत तकसीम करता है। एक अच्छा और होशियार ताजिर कभी इस तरह अपनी दौलत नहीं लुटाता। वो हमेशा मौके का फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करना चाहता है। उसे कभी किसी से हमदर्दी नहीं होती। बादशाह ने वजीर से पूछा, तो फिर हकीकत कैसे मालूम की जाए कि मारूफ कौन है? वजीर ने कहा, कोई मुश्किल बात नहीं है। हम मारूफ को अपने खूबसूरत बाग में खाने के लिए बुलाएंगे। वहां सिर्फ हम तीनों होंगे। जब वो दावत में शरीक होगा तो खाने के बाद हम उसे खूब शराब पिलाएंगे और जब उस पर नशा छा जाएगा तो हम उससे सारी हकीकत मालूम कर लेंगे। मंसूबे के मुताबिक मारूफ को दावत दी गई। उसे असल बात का इल्म नहीं था। उसने खुशी से दावत कबूल कर ली। वो बाग में पहुंचा। वहां बादशाह और वजीर दोनों मौजूद थे। उम्दा खाने दस्तरखान पर सजाए गए थे। तीनों ने खाना खाया और फिर उसके बाद शराब का दौर शुरू हुआ। मारूफ पर नशा छाने लगा। जल्द ही वो नशे में बदमस्त हो गया। वजीर और बादशाह सिर्फ हल्की हल्की चुस्कियां लेते रहे, इसलिए दोनों के होशो हवास बरकरार थे। लेकिन उन्होंने मारूफ को खूब पिला दी। अब वजीर को मौका मिल गया। उसने मारूफ से तमाम बातें मालूम कर ली। मारूफ ने न सिर्फ ये कि सारी बातें सच सच बता दी, बल्कि वो जादुई अंगूठी भी वजीर के हवाले कर दी। वजीर ने वक्त जाया किए बगैर अंगूठी को रगड़ा और अंगूठी का जिन फौरन हाजिर हो गया। जिन ने वजीर से पूछा, क्या हुक्म है मेरे आका? वजीर ने मारूफ की तरफ इशारा करते हुए कहा, ले जाओ इस धोखेबाज को और इसे ऐसे वीराने में छोड़ दो जहां ना इसे खाने को कुछ मिले और ना पीने को। जिन ने फौरन वजीर के कहने पर अमल किया और मारूफ को उठाकर उड़ा और पल भर में नजरों से गायब हो गया। वजीर ने खुश होकर बादशाह से कहा, देखिए, मैं पहले ही कह चुका था कि ये कोई बदमाश, धोखेबाज और मक्कार शख्स है। बादशाह ने कहा, तुम बिल्कुल सच कहते हो, लेकिन मेरी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। चलो अब सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा हाँ, जरा मुझे वो जादुई अंगूठी तो दिखाओ, मैं उसे करीब से देखना चाहता हूँ। लेकिन अंगूठी देने के बजाय वजीर ने बादशाह को घूर कर देखा और कहा, अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं रहा, अब मैं तुम्हारा मालिक हूँ। इतना कहकर उसने फिर अंगूठी को रगड़ा और जिन हाजिर हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका? ले जाओ इस बादशाह को भी और इसे भी वहीं छोड़ाओ जहां तुमने मारूफ को छोड़ा है। जिन ने बादशाह को भी वहीं ले जाकर छोड़ दिया जहां उसने मारूफ को छोड़ा था। इस तरह मारूफ और बादशाह फिर एक दूसरे से मिल गए, लेकिन दोनों ऐसी जगह मिले थे कि वहां से जिंदा बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वजीर ने ऐलान करवा दिया कि वो अब जादुई अंगूठी का मालिक है और मुल्क का बादशाह। अगर किसी ने उसे बादशाह तस्लीम करने से इनकार किया तो उसे भी दूर किसी वीराने में भेज दिया जाएगा जहां वो भूखा और प्यासा मर जाएगा। तख्तो ताज पर कब्जा कर लेने के बाद वजीर ने मारूफ की बीवी शहजादी रोशन जहां से शादी करने का इरादा किया। ये हमेशा से उसकी दिली ख्वाहिश थी। शहजादी को तमाम हालात मालूम हो चुके थे और उसे जादुई अंगूठी के बारे में भी सब कुछ मालूम था। वो जानती थी कि रात के वक्त वजीर उससे शादी की खुशखबरी सुनाने के लिए उसके महल में आने वाला है। शहजादी ने वजीर का मंसूबा नाकाम बनाने के लिए एक तरकीब सोची। रात हो गई और वजीर तन्हा शहजादी के कमरे में पहुंचा। शहजादी एक खूबसूरत मसहरी पर बैठी हुई थी। वजीर भी उसके करीब बैठने लगा तो शहजादी उससे दूर हट गई। वजीर ने कहा, अरे इस कमरे में तो सिवाय हम दोनों के और कोई नहीं है, फिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? शहजादी ने कहा, तुम्हारी जादुई अंगूठी में से कोई मुझे घूर रहा है। वजीर ने कहा, अरे वो तो मेरा गुलाम है, इसी अंगूठी का जिन है। शहजादी ने कहा, तुम्हें गैरत नहीं आती कि तुम अपनी होने वाली बीवी के कमरे में एक गुलाम को साथ ले आए? वो गुलाम मुझे घूर रहा है, फौरन अपनी अंगूठी फेंक दो। वजीर ने जादुई अंगूठी एक मेज पर रख दी और जैसे ही दोबारा शहजादी की तरफ बढ़ा, शहजादी ने एक भरपूर लात उसके पेट पर मारी। वजीर इस अचानक हमले की ताब नहीं ला सका और फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। शहजादी ने झपट कर अंगूठी उठाई और उसे रगड़ा। अंगूठी का जिन फौरन हाजिर हो गया।
शहजादी ने कहा, वजीर को तारीख कैद खाने में डालकर कफल लगा दो और मेरे शौहर मारूफ और बादशाह सलामत को वापस महल में ले आओ। जिन ने शहजादी के कहने पर अमल किया। एक बार फिर महल में जश्न मनाया गया और शहर में और सारे मुल्क में ऐलान करवा दिया गया कि हासिद वजीर को हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दिया गया है और बादशाह सालिम दोबारा अपने तख्त पर जलवा अफरोज हो गए हैं। बादशाह ने हासिद वजीर की जगह मारूफ को वजीर आजम मुकर्रर किया। बाद में बादशाह ने अपने दरबारियों और मुशीरों के मशवरे से वजीर को फांसी दे दी। जादुई अंगूठी शहजादी ने अपने पास रख ली क्योंकि वो बहुत अक्लमंद थी और अंगूठी का सही वक्त पर इस्तेमाल कर सकती थी। जब बादशाह का इंतकाल हो गया तो मारूफ को बादशाह बनाया गया। पूरे मुल्क में अमन व अमान और खुशहाली थी। महल में भी सब मारूफ और मलका रोशन जहां की इज्जत व एहतराम करते थे। मारूफ भी बहुत रहमदिल और इंसाफ पसंद था। उसने तमाम दरबारियों और अमरा को उनकी लियाकत और इल्म के मुताबिक ओहदे दिए थे, इसलिए सब बादशाह से राजी और खुश थे। अल्लाह ताला ने मारूफ और रोशन जहां को एक चांद सा बेटा अता किया। शहर में चिरागा किया गया, गरीबों को खाना खिलाया गया, दरबारियों को इनामात दिए गए और इसी तरह वो सब हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, हाइप करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।